हे जी, नीम के पेड़ की तरफ देखो, वो टहनी पर क्या लटक रही है। अरे बाप रे, जल्दी से बक्सा उठाओ और चलो यहाँ से। बहू, ए बहू, अरे बहू। अरे बाप रे बाप, आ रही हूँ। बस उठते ही शुरू हो गई, अब पूरे दिन चिल्लाती रहेगी। बहू, अरे बहू, बहू। तभी इशिता चाय के कप लेकर सास के कमरे में जाती है। ये लीजिए चाय, पकड़िए। अरे बाप रे बाप, बहू बहू करके मेरा कान खराब कर दिया। मेरे साथ इस तरह से बात मत करो, वरना मरने से पहले गहनों का बक्सा नहीं दूंगी। न जाने कब मरेगी और कब गहनों की बक्सा देगी। गहनों की लालच दिखा दिखा कर दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, नहीं बताऊंगी गहनों की बक्सा कहाँ है। इशिता बिना कुछ कहे वहाँ से निकल के अपने बाकी काम करने के लिए चली जाती है। उसकी सास तब जाके आंगन में बैठती है। फिर धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। तभी इशिता की पति हेमंत दालान में खाने के लिए बैठता है। अरे बहू, खाना दो, बहू खाना दो। ये क्या, माँ को अभी तक खाना नहीं दिया? तुम क्या करती रहती हो? अरे बाबा, दे रही हूँ। पूरा दिन बस यही चलता रहता है। बहू ये दो, बहू वो दो, ये करो वो करो। मुझे चैन से कोई काम ही नहीं करने देती, मेरा दिमाग खराब कर देती है। इसके बाद इशिता खाना परोसकर सास को खटिया पर ही खाने के लिए देती है। रुको, पहले चख लूं खाना कैसे बना। ये कहते ही इशिता की सास थाली में परोसे गए खाने को थोड़ा सा खाते ही कहती है, छी, ये तुम क्या बनाई हो? इसे तुम खाना कहती हो? ऐसा खिलाओगी तो गहने कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, पूरा दिन मेहनत करके मैं खाना बनाऊं और आप पेट भर के खाने के बाद खाने का बुराई करो और एक ही बात कहती रहती है, गहने की बक्सा दूंगी। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? खाना तो स्वादिष्ट ही बना है। फिर खाने के बाद हेमंत अपने काम करने चला जाता है और इशिता भी अपने घर के काम में लग जाती है। इसी तरह हर दिन रूठना मनाना और प्यार के साथ उनका दिन बीतता है। उसी शाम को बहू, अरे बहू। इशिता गुस्से में बड़बड़ाते हुए सास के कमरे में आके कहती है, अब क्या हुआ? अभी तो मैं चाय और गर्मा गर्म भाजी देकर गई। नहीं, बस पूछ रही थी आज रात को खाने में क्या है, तो मेरे लिए थोड़ा सा चावल, दाल, मछली के सिर से बनी सब्जी और थोड़ा मटन कड़ी बना देना। शरीर में ताकत नहीं लगती, शायद मैं काल ही मर जाऊं। मछली का सिर खाने का क्या जरूरत है माँ? मेरा सिर तो आप खा ही रही हैं। पूरा दिन बस खाना और खाना और रोज ही मरने का नाटक। फिर से मेरे साथ झगड़ रही हो? गहने की बक्से के बाद भूल गई क्या? आपने गहनों की बक्सा कहाँ रखी है वो तो बताइए। मुझे पागल समझी हो क्या? मैं बताऊंगी और तुम खोद कर निकल लोगी। मैं मरने से पहले ही बताऊंगी, उससे पहले नहीं। इसके बाद इशिता बिना कुछ कहे गुस्से में सास के कमरे से निकल जाती है और इसी तरह हर पल सास बहू की नोकझोंक चलते रहती थी। अगले दिन सुबह इशिता नहाने के बाद जब आंगन में अपने कपड़े सुखा रही थी, क्या बात है, आज सासू माँ अभी तक सो रही है। ना आवाज ना पुकार, पूरा घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मैं ही जाके देखती हूँ आखिर बात क्या है। ये सोचकर इशिता सास के कमरे में जाकर देखती है कि सासू माँ अपने बिस्तर पर मर के पड़ी है और ये देखकर दौड़ते हुए अपने पति के पास जाके कहती है, अरे अनर्थ हो गया है, जल्दी चलो। गहनों का बक्सा कहाँ छुपा के रखी है, ये बताए बिना ही तुम्हारे माँ। ये तुम क्या कह रही हो? जल्दी चलो। ये कहकर हेमंत और इशिता दोनों ही उस कमरे में जाते हैं
फिर हेमंत अपनी माँ को देखकर, माँ, ये तुम्हें क्या हो गई माँ? आंखें खोलो माँ, मुझसे बात करो। अरे मामा करके अब रोना शुरू कर दिया। पहले देखो तो सही गहनों का बक्सा कहाँ है। इसके बाद हेमंत और इशिता पूरे कमरे में ढूंढने लगे। तभी सास की आत्मा कहती है, ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो, लेकिन तुम्हें गहनों की बक्सा कभी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए इशिता की सास की आत्मा उसे जोर से एक धक्का मारती है। अरे ये क्या? तुमने खामोखा मुझे धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हें कब धक्का दिया? अब गहने की बक्सा ढूंढना छोड़ो, अब माँ को लेके शमशान भी जाना है। अरे रुको ना, इस कमरे में और अच्छे से ढूंढने दो। इधर मैं मरकर पड़ी हूँ और उधर गहनों का बक्सा खोजा जा रहा है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। जब इशिता गहनों का बक्सा ढूंढने में व्यस्त थी, तभी पीछे से सास की आत्मा आकर इशिता की पीठ पर जोर से मारती है। अरे बाप रे, तुमने मुझे पीठ पर इतनी जोर से क्यों मारा? मैं तो बस गहने की बक्सा ढूंढ रही थी, लेकर भाग तो नहीं गई। अरे बाप रे। मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा? गहनों की बक्से की लालच में तुम पागल हो गई हो। फिर हेमंत उस कमरे से निकलकर अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट जाता है। फिर सबको लेकर शमशान की ओर रवाना होता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब तो पूरा घर खाली है, कोई नहीं है। मैं एक बार फिर से पूरे घर की कोना कोना उस गहने की बक्सा को ढूंढती हूँ। इशिता घर के हर कोने में ढूंढने के बाद भी उसे गहनों की बक्सा कहीं भी नहीं मिली। फिर आंगन में आके सोचने लगी, पूरा घर के कोना कोना देखा, लेकिन वो गहने की बक्सा कहीं नहीं मिली। अब तो सिर्फ गौशाला में देखना बाकी है, वहाँ जाके देखती हूँ। इसके बाद वो गौशाला की ओर चली गई। फिर वो गौशाला के अंदर अच्छे से छानबीन करने लगती है। अभी तक मेरी अंतिम संस्कार तक नहीं हुए और तू गहनों के लिए पागल हो रही है। ये कहते ही सास की आत्मा गौशाला में खड़ी गाय के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वो गाय अपनी सींग से, अरे बाप रे, मर गई रे, मेरा कमर तो बिल्कुल गया। लगता है अब गहने नहीं, प्लास्टर बंद कर ही बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। इसके कुछ देर बाद हेमंत अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करके घर लौटता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हेमंत के माँ की श्राद्ध का अगले दिन गहरी रात को, ए जी सुनते हो, उठो ना। इतनी रात को जागकर क्या कर रही हो? चुपचाप सो जाओ। सुनो ना, मुझे एक बात याद आई। माँ ने एक बार गलती से कहा था कि गहनों का बक्सा खोद कर निकलना पड़ेगा। फिर से गहने की बक्सा? पूरी रात जाग के तुम गहने की बक्से के बारे में सोच रही हो? बिल्कुल पागल हो गई हो। अरे बाबा सुनो तो, माँ जब जिंदा थी तो हर दिन बगीचे के पीछे वाले पुराने मंदिर में जाया करती थी। क्यों ना वहाँ जाकर खोजे? ये कहते ही इशिता हेमंत के हाथ पकड़कर जबरदस्ती जंगल की उस जगह पर ले जाती है। फिर वो दोनों पुराने मंदिर के सामने पहुँचते ही, देखो तो कितनी बदमाश बहू है। अभी तक मेरी श्राद्ध नहीं हुई, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और बहू की लालच तो देखो। इसके बाद इशिता और हेमंत उस पुराने मंदिर के आसपास अच्छे से छानबीन करने लगे। अरे यहाँ देखो, चारों तरफ घास है, लेकिन इस नीम के पेड़ के नीचे एक भी घास नहीं है। हाँ, तुमने ठीक कहा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? कोदाल उठाओ और खोदना शुरू करो। इसके बाद हेमंत नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगे और उसी नीम के पेड़ पर बैठे
ये बदमाश बहू और बेटा मिलकर मेरा गहनों का बक्सा ठीक खोज निकाला। लेकिन तुमने क्या सोचा है, ये बक्सा मैं ले जाने दूंगी? जैसे ही हेमंत वहाँ मिट्टी खोदना शुरू किया, उसे एक बक्सा दिखाई देता है। ठीक उसी वक्त इशिता की सास की आत्मा एक बड़ा सा नीम के डाल तोड़कर उनके ऊपर गिरा देती है। अरे बाप रे, ना तूफान ना हवा चल रही है, फिर भी ये नीम के डाल कैसे टूट के गिर पड़ा? हे जी, नीम के पेड़ की तरफ देखो, वो टहनी पर क्या लटक रही है। अरे बाप रे, जल्दी से बक्सा उठाओ और चलो यहाँ से। फिर वो दोनों गहने की बक्सा लेकर घर में लौट आता है। फिर सुबह गुजर के दोपहर हो जाती है, लेकिन इशिता तब भी अपने कमरे में बैठकर उस बक्से के गहनों को लेकर ही मग्न रहती है। तभी हेमंत, इशिता अब चलो, पुरोहित बुला रही है, श्राद्ध के रस्म में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इतने सारे गहनों को एक साथ देखकर इशिता अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसी समय जब वो एक लाल हीरो का हार अपने गले में पहनने जाती है। नहीं, कभी नहीं, तू मेरे सारे गहने ले ले, लेकिन ये हार मैं तुझे पहनने नहीं दूंगी। ये कहते हुए सास की आत्मा जादू से उस हार को हवा में उठा ले जाती है। गई गई गई, मेरी लाल हीरो की हार उड़कर चली गई, कोई पकड़ो उसे, रोको। उस लाल हीरे से बनी हार की मोह तुम छोड़ दो। पिताजी वो हार मेरे माँ को उपहार दिए थे, उसे माँ को ही ले जाने दो। तुम मेरे साथ आओ, बहुत काम बाकी है। इसके बाद इशिता और हेमंत अपने माँ की श्राद्ध के रस्म पूरे करते हैं। ऋषि एक छोटी बच्ची को गोद में लिए चौबाड़ी की जंगल में बैठा है और एक औरत ऋषि को प्यार कर रही है। ये देख श्रीमोई सामने आते ही वो बच्ची और औरत दोनों ही अदृश्य हो गए। उस दिन शाम को जब ऋषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब उसकी दादी ने उसे बुलाया। ऋषि, अरे ए ऋषि, जल्दी से इधर आके देख, कौन आया है, अरे आ। ऋषि दादी के इस तरह पुकार सुन के बहुत खुश हो जाता है। माँ, माँ, मेरा माँ आई है। ये कहते ही वो दौड़ के बाहर आया और देखा कि ये क्या, ये कौन है? पिताजी के पास खड़ी है। ये तेरी नई माँ है, आज से तू इसे ही माँ कह के पुकारना। इसे माँ कह के पुकारूंगी? नहीं माँ, लेकिन मेरी माँ कब आएगी दादी? इतना कहकर ऋषि फूट फूट कर रोने लगे। फिर रोते हुए वो कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। उस रात उसने कुछ खाया तक नहीं। तब गहरी रात अचानक एक ठंड हवा की झोंके से ऋषि को बहुत ठंड लगने लगा। तभी वो जाग जाता है और सुनता है कि बहन, ये तो मेरी बहन रो रही है। लेकिन बहन कहाँ से रोएगी? उसे तो चौबाड़ी की जंगल में। इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया कीजिए माँ, ये तेज बुखार से कांप रही है। एक बार डॉक्टर साहब को बुलाइए ना माँ। तू ज्यादा मत बोल बहू। बच्चा तो क्या हुआ, वो लड़की है, इतनी जल्दी नहीं मरेगी, उसे कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बाबा से जो पानी लाई हूँ वो पिला दे। माँ, ऋषि के पिता को एक बार खबर तो दीजिए माँ। सुन, मेरा बेटा ना कमाने के लिए बाहर गया है, वो घूमने नहीं गया कि खबर देते ही आ जाएगा। तू अपनी बेटी को दूध पिला के सुला दे। और उसी रात ही ऋषि की बहन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन सुबह होते ही हाय हाय हाय, हमारा क्या सर्वनाश हो गया। अब मैं किसान को क्या जवाब दूंगी। नहीं, उसे मत ले जाइए, उसे डॉक्टर दिखाने से ही ठीक हो जाएगी। उसे मत ले जाइए, मत ले जाइए। फिर सभी ने छोटे बच्चे का शव ले जाकर
चौबाड़ी के जंगल में अंतिम संस्कार किया, यानी उस बच्ची को दफनाया जाता है। इस चौबाड़ी के जंगल में सिर्फ और सिर्फ मृत बच्चे को ही दफनाया जाता है। और ये सब कुछ याद आते ही अचानक ऋषि को होश आया। फिर माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहन की भी बहुत याद आ रही है, लौट आओ ना माँ। ऋषि के रोने की आवाज सुनकर उसके पिता किशन कमरे में आता है। क्या रे ऋषि, इतनी रात को ऐसे रो क्यों रहा है? डर लग रहा है? पिताजी, मैंने सुना कि बहन रो रही है। क्या अनपसना बक रहा है? तेरे बहन को क्या हुआ था तुझे याद नहीं? वो कहाँ से आएगी? अब तू चुपचाप सो जा। बहन का तो पता है, लेकिन माँ। ऋषि के बातों का कोई ध्यान ना देकर किसान कमरे से बाहर चला गया। ऋषि माँ माँ कह के पुकारने लगा। तभी फिर से ठंडी हवा चलने लगी और मेरा गाना और रोने की आवाज सुनकर ऋषि दौड़ के बाहर चला गया। अगले दिन सुबह सभी लोग ऋषि को ढूंढते हुए चौबाड़ी के जंगल में पहुंचते हैं। क्या रे ऋषि, तू रात को घर छोड़ के इस जंगल में आके सो रहा था? हाँ, बहन बहन करके के दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, क्या करूँ, बेटी मर जाने के बाद केका की दिमागी हालत खराब हो गए और वो आज भी लपाता है। अब बेटे भी। बहुत हुआ, अब यहाँ से घर चल। माँ जी, आप दोनों चाहिए, मैं ऋषि को लेकर अभी आती हूँ। तभी श्रीमुई आगे आकर ऋषि का हाथ पकड़ते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। जल्दी चलो ऋषि, तूफान से पेड़ की शाखाएं टूट सकती है। फिर वो घर लौट आते हैं और घर लौटते ही देखो श्रीमई, तुम्हारे पास जितने सारे गहने हैं वो सब मुझे दे दो। मेरी सारे गहने आपको देना होगा? क्यों? हमारे गांव में चोरों की कोई कमी नहीं है और तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, इधर उधर घूमने के लिए जाओगी, तब घर में चोर घुस आए तो? लेकिन कहीं घूमने जाना तो दूर की बात। कुछ दिन बाद किशन काम के सिलसिले में दूसरे देश चला गया और उस रात को ही श्रीमुई अपने कमरे में जाके देखती है उसकी सास उसके सारे गहना पहन के। माँ, आप इस वक्त मेरे बिस्तर पर लेटी हो, अपने कमरे में नहीं जाओगी? नहीं बहू, आज मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगी। मेरे बिस्तर पर खटमोले से भर गया है, आज से तू जमीन पर ही सोएगी। मुझे जमीन पर सोना है? हाँ, सोएगी। और ऋषि को बुला, मेरी पैर दबाएगी। वो छोटा सा बच्चा इस वक्त ना सो के आपका पैर दबाएगा? चल जाओ यहाँ से, ज्यादा मत बोल। इधर तब ऋषि के कमरे में फिर से वो ठंडी हवा बहने लगी। वो फिर से एक बच्चे का रोने की आवाज और वो गाना सुनता है। फिर वो माँ माँ कह के पुकारते हुए चौबाड़ी की जंगल की तरफ दौड़ने लगा। श्रीमुई भी उसका पीछा करने लगी। रुक जाओ ऋषि, भागो मत, गिर जाओगे। कहाँ जा रहे हो? रुको। लेकिन ऋषि बिना रुके ही सीधा चला गया। फिर श्रीमुई उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची और देखती है ऋषि एक छोटी बच्ची को गोद में लिए चौबाड़ी की जंगल में बैठा है और एक औरत ऋषि को प्यार कर रही है। ये देख श्रीमुई सामने आते ही वो बच्ची और औरत दोनों ही अदृश्य हो गए। तुम क्यों यहाँ आई? तुम्हारे लिए ही मेरी माँ बहन सब चले गए। तुम बहुत खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो। शांत हो जाओ ऋषि, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ इस चौबाड़ी के जंगल में ही रहती है और रात को मुझे गाना गा के पुकारती है। ये सब क्या बोल रहे हो ऋषि? तुम्हारा माँ लापता है, अब मैं ही तुम्हारी नई माँ हूँ। अब चलो यहाँ से।
लगभग जबरदस्ती ही श्रीमोई ने ऋषि का हाथ पकड़ के उसे उस चौबाड़ी की जंगल से घर ले आई। और अगले दिन ऋषि का दादी खाना पकाते वक्त कहने लगी, आज श्रीमई मायके गई है। आज अगर वो मायके से पैसा लेकर ना आई तो आज ही उसका आखिरी दिन होगा। उस दिन श्रीमोई ने थोड़ी देर से ही घर लौटी और घर लौटते ही, अरे श्रीमई इतनी देर क्यों हुई? पूरे पैसा तो लाई है ना? नहीं माँ जी, पिताजी ने आज भी पैसा नहीं दे सके। नहीं लाई? ठीक है, आज नहीं लाई तो कल लाना। जा, तेरे कमरे में खाना रखे हैं, जाके खा ले। फिर श्रीमोई अपने कमरे में आते ही एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और उसे सुनाई दी, मत खा, उसमें जहर है, मत खाओ वो खाना, मत खाओ। ये कौन कह रही है और कहाँ से कह रही है? खाने के लिए मना क्यों कर रही है? न जाने कहां से एक काली बिल्ली आके उसके खाना खाने लगी। श्रीमोई जैसे ही उस बिल्ली को भगाने के लिए जाती है, वो बिल्ली छटपटाते हुए मर गई। ऋषि, ऋषि, जल्दी मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ नईमा, मुझे बुलाया क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद ऋषि के दादी श्रीमोई के कमरे में आके उसे परखने लगी। वो जिंदा है कि मर गई देखने लगी। मर गई, ये भी मर गई। अब इसे भी ले जाके उस कस्तूरी की पास में ही गाड़ दूंगी। इसके बाद श्रीमोई की सास उसे चौबाड़ी की जंगल में ले गई। फिर गड्ढे खोदने लगी और मन ही मन बोलने लगी, पिताजी ने पैसा नहीं दे सका। ठीक है, तू नहीं ला पाई तो दूसरी लड़की लाएगी। फिर से बेटे का शादी करवाऊंगी। तभी अचानक से एक तेज हवा चलने लगी और इसके बाद, अच्छा, फिर से शादी करवाएगी। तभी कस्तूरी उसे धक्का देकर उसके ही खोदे हुए गड्ढे में गिरा देती है। अरे बाप रे, ये किसने धक्का दे दिया? मैं जल्दी जल्दी इसे यहाँ गाड़ के भाग जाती हूँ। ठीक उसी वक्त ऋषि गांव के कुछ लोग और 2 पुलिस अधिकारी के साथ चौबाड़ी के जंगल में आते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा था, बहू का मार के कहाँ जाने की सोच रही थी? क्यों? जेल में देखिए ना, वो लेने आ गए हैं। तू जिंदा है, मरी नहीं। फिर पुलिस ऋषि की दादी को अरेस्ट करके ले गए। इसके बाद से ऋषि अपनी नई माँ के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम है अनीसा, शरगम, रियांश, रितिका, शुभंकर, रूपेश्वरी, हरिओम, बिट्टू, निशांत, आराध्या, अनुराधा, नीतेश, पवन, नवीद, प्रदीप। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।